ई वेक्टर ड्यू टू पॉइंट मास। तो मान लो आपका ये कैसे टेस्ट करेंगे, वही प्रोसेस, वही फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने का। फिर हम पॉइंट मास के लिए यूज करके आगे बहुत सारी चीजों की निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पॉइंट मास है, हम इसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपको पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है ड्यू टू दिस पॉइंट मास। तो क्या करेंगे, प्रोसेस वही है कि आप टेस्ट मास एम नॉट रखें, इस पर फोर्स देखें। तो देखो डायरेक्शन तो आपको समझ आ गई, पॉइंट मास के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग टुवर्ड द पॉइंट मास होगी। जैसे पी पॉइंट पे निकालना है तो आप स्मॉल एम मास को पी पॉइंट से जॉइनिंग लाइन बना दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड द पॉइंट मास एट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी टुवर्ड द पॉइंट मास। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे मास रखोगे तो अपने अलोंग ही तो फोर्स लगाएगा पॉइंट। तो आपने यहाँ पर क्या रख दिया, एम नॉट मास रख दिया, तो फोर्स कितना लगेगा मैग्नीट्यूड में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस टेस्ट मास एम नॉट। तो आपको पता है फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ऑन यूनिट मास, तो कितना आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे जिंदगी में कि पॉइंट मास एम से आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी will be given by gm upon r square, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर केजी हो जाएगी, ठीक है। यूनिट में तो दिक्कत नहीं, यूनिट क्या हो गई इसकी, न्यूटन पर केजी। यहाँ भी लिख दी क्या मैंने, यहाँ भी लिख देता हूँ, जब एफ बाई एम नॉट डिफाइन किया है तो अब यहाँ पे यूनिट लिख दो, इसकी डायरेक्शन लिख दी थी, यूनिट लिख दो, न्यूटन पर केजी इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट मास के कारण फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। पॉइंट मास के कारण आ गई तो आप बहुत सारी चीजों के कारण लिख सकते हो, ठीक है। पहले मैं एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता दूं जिसके लिए हम उसको यूज करेंगे डायरेक्टली। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐसा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी पॉइंट पर टोटल फील्ड अगर लिखनी है, मान लो बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, यहाँ पर आपको पी पॉइंट पर फील्ड लिखनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी एक मास के कारण जो फील्ड होती है वो बाकी की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहती है। हम इनडायरेक्टली वैसे यूज कर लेंगे, बट लॉ है इसलिए हम कर पाते हैं कि अगर M2 और M3 प्रेजेंट है तो M1 को यहाँ पर जितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी M1 के कारण वो अनचेंज रहेंगी, ठीक है। M2 के कारण जितनी होनी है, अगर M2 अकेला होता तो जो फील्ड इंटेंसिटी होती वही रहेगी ड्यू टू M2। M3 के कारण वही रहेगी जो अकेला M3 होता। तो इस तरह से ये तीन वेक्टर मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस फील्ड ड्यू टू एनी मास रिमेन्स अनचेंज, ठीक है ना। इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज देयर देन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी मास विल रिमेन अनचेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस, ठीक है ना। अदर मास जैसे यहाँ पर अगर ये अकेला होता R1 डिस्टेंस पर कितनी फील्ड प्रोड्यूस करता, जी एम वन अपॉन आर वन स्क्वायर, तो हमेशा उतनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई भी आ जाए। और दूसरा इसका दो चीजें हैं इसके, एक तो फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, फील्ड ड्यू टू ए मास, फील्ड ड्यू टू ए मास remains unchanged, remains unchanged due to presence of other particles, due to presence of other particles, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं कि रिजल्टेंट फील्ड एट एनी पॉइंट will be equal to vector sum of field intensity due to individual sources, ठीक है। resultant intensity at any point, resultant intensity at any point will remain, resultant intensity at any point, किसी भी point पर resultant intensity field intensity at any point will remain unchanged,
resultant field intensity at any point will be equal to vector sum of, ठीक है ना, will be equal to vector sum of, will be equal to vector sum of field intensities due to individual sources. Field intensities due to इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण जो फील्ड होगी, ठीक है, वो उसका टू वेक्टर सम होगी। तो ई पर जैसे टोटल फील्ड कितनी होगी, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण फील्ड लिख के आप सम कर सकते हैं वेक्टर सम नेट फील्ड इंटेंसिटी के लिए किसी भी पॉइंट पर। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिखाता है।